आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम एनिमल्स में भी पढ़ेंगे एंड प्लांट्स में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। देखो, एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होता है नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। देखो, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे हमें बहुत गर्मी लगती है या बहुत सर्दी लगती है, स्वेटिंग होती है, तो इन सभी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं। अब देखो, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो रिसेप्टर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ नर्व फाइबर होते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे इनर ईयर, नोज, टंग, स्किन, इन सभी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर किसी भी डेंजर को डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं और इन रिसेप्टर का मेन फंक्शन होता है सुनने का, और ये बॉडी बैलेंस को भी बना के रखते हैं। सेकेंड रिसेप्टर है थर्मो रिसेप्टर, ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं। देखो, जब हम किसी गर्म चीज़ को पकड़ते हैं या किसी ठंडी चीज़ को पकड़ते हैं तो हमें ठंडा या फिर गर्म फील होता है। ये सभी इन रिसेप्टर की वजह से फील होता है। या फिर हमारी स्किन में कोई चीज़ चुभ जाती है तो हमें पेन फील होता है। ये सभी डिटेक्ट करते हैं थर्मो रिसेप्टर। थर्ड है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर हैं ये टंग में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है टेस्ट को डिटेक्ट करना। जब हम खाना खाते हैं तो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर ही होते हैं जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। फोर्थ रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर। ये हमारी आई में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी हेल्प करते हैं देखने में। फिफ्थ है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये नोज में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है स्मेल को रिसीव करना। इन रिसेप्टर्स की वजह से ही हमें डिफरेंट चीज़ों की स्मेल का पता चलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये डायग्राम है न्यूरॉन का। यहाँ पर जो ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेल बॉडी क्या होती है। सेल बॉडी से बहुत सारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं जिसे बोलते हैं डेंड्राइट, और इन डेंड्राइट का काम क्या होता है? ये नर्व इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं। सेकेंड है एक्सॉन। एक्सॉन को न्यूरॉन की टेल भी बोलते हैं। यहाँ डायग्राम में देखो, ये एक्सॉन है। एक्सॉन के एंड से फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती है जिसे बोलते हैं नर्व एंडिंग। इन नर्व एंडिंग का काम होता है नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसफर करने का। नेक्स्ट है माइलिन शीट। इस डायग्राम में देखो, ये एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर है माइलिन शीट। जो माइलिन शीट है ये इंसुलेटर कवर होता है जो कि एक्सॉन को प्रोटेक्ट करके रखता है। देखो, नर्वस टिश्यू जो है वो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। जो न्यूरॉन है ये इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को सेंड करते हैं और अकॉर्डिंगली ब्रेन वर्क करता है। अब हम पढ़ेंगे कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफ़र होती है एंड एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र होती है। देखो, हमें पता है कि स्किन में, आई में, ईयर में एंड जो नोज़ है वहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये जो रिसेप्टर हैं ये एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो हाथ में हमारे चोट लगी है। ठीक है, तो हमें पेन फील होगा। पेन हमें जो ये फील हुआ है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये रिसेप्टर में चली गई है। ठीक है, रिसेप्टर से ये इन्फॉर्मेशन जाएगी डेंड्राइट्स में। ठीक है, डेंड्राइट में होती है केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होती है। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये कहाँ पर क्रिएट हुई है? डेंड्राइट में। डेंड्राइट से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती है इस सेल बॉडी में। सेल बॉडी से जाएगी एक्सॉन में एंड एक्सॉन से जाएगी नर्व एंडिंग में। ठीक है, अब ये जो नर्व एंडिंग है यहाँ पर एक होती है केमिकल रिएक्शन और साथ में साथ होता है साइनेप्सिस। ठीक है, अब साइनेप्सिस क्या होता है? देखो, वो पॉइंट जहाँ पर एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में ट्रांसफ़र होती है और इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। इसे हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। मान लो एक गरम प्रेस है। ठीक है, उस पर हाथ टच हो गया है और एकदम से हाथ हमारा पीछे की तरफ हो जाता है। ठीक है, मतलब जो हाथ है हमारा वो उस गरम प्रेस से हट जाता है। तो जो ये पूरा एक्शन हुआ है ना, इसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और जो ये पूरी प्रोसेस होती है ना ये कुछ ही सेकंड्स में हो जाती है, मतलब हमें पता भी नहीं लगता, सेकंड से भी कम टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क। देखो, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो नर्व सिग्नल्स हैं वो एक स्पेसिफिक पाथ में ट्रैवल करते हैं
और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, जब रिसेप्टर डेंजर में आता है, फॉर एग्जांपल हमारा हाथ है, हाथ हमारा गर्म प्लेट के ऊपर लग गया, हमारे हाथ पे स्किन है और स्किन में होते हैं रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि हीट को फील करते हैं। अब जब हमारा हाथ गर्म प्लेट पर लगा तो रिसेप्टर से सिग्नल गए न्यूरॉन्स में। ठीक है, अब न्यूरॉन्स ने ये सिग्नल भेज दिए रिले न्यूरॉन्स को। रिले न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से ये सिग्नल जाएंगे इफेक्टर में। अब देखो, जब स्पाइनल कॉर्ड ने सिग्नल भेजा इफेक्टर को तो इफेक्टर एक्शन में आ गई। ठीक है, जैसे ही इफेक्टर एक्शन में आए तो इफेक्टर ने सिग्नल भेजा रिसेप्टर को कि रिसेप्टर डेंजर में है और रिसेप्टर उस डेंजर से दूर हो जाए। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया था हाथ का कि हमारा हाथ गर्म प्लेट पर है। ठीक है, तो जैसे ही सिग्नल पहुंचा इफेक्टर के पास तो इफेक्टर आया एक्शन में और इफेक्टर ने रिसेप्टर को बोला, मतलब जो हाथ की स्किन है उसको बोला कि भाई तुम डेंजर में हो, अपना हाथ वहां से हटा लो। और उसी टाइम पर ही हमारा जो हाथ है ऑटोमेटिकली जो गर्म प्लेट है उससे दूर हो जाता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है कि किस तरह से रिसेप्टर जो हैं वो डेंजर से बाहर आते हैं। देखो, हमें पता है कि हमारी बॉडी के सभी फंक्शन को ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा इसलिए होता है कि जो सिग्नल रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं ये ब्रेन तक जाते ही नहीं हैं, ये सिग्नल सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाते हैं। इसलिए जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, ये बहुत सारे नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो नर्वस टिश्यूज़ हैं ये अपने आप को बहुत ज़्यादा फोल्ड कर लेते हैं ताकि कम से कम स्पेस में अपने आप को अकोमोडेट कर सके। देखो, जो ब्रेन है ये मेम्ब्रेन से कवर होता है जिन्हें बोलते हैं मेनाइंजिस। ठीक है, अब जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो इन मेनाइंजिस के बीच में भरा हुआ होता है ताकि ब्रेन को किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से बचाया जा सके। देखो, जो ह्यूमन ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फर्स्ट है फोर ब्रेन। देखो, ब्रेन का जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है वो फोर ब्रेन ही होता है और फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देखो, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कलेक्टिवली बोलते हैं सेरिब्रम। थर्ड पार्ट इज डेंसेफिलोन। डेंसेफिलोन के फर्दर 2 पार्ट होते हैं थैलामी एंड हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन। देखो, हमें पता है फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं तो हम इनके हर पार्ट के फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी लोब। जो ऑल्फैक्टरी लोब है ये स्मेल को कंट्रोल करता है। सेकंड इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर। देखो, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये बॉडी की वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। बॉडी की वॉलंटरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। लाइक अगर हमें चलना है तो ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हमें चलना है तो चलना है, नहीं चलना तो नहीं चलना। ठीक है, इसके अलावा जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो हमारी मेमोरी, विल, इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एंड लर्निंग में भी हेल्प करता है। थर्ड है डायंसेफिलोन। जो डायंसेफिलोन है ये रिले सेंटर की तरह एक्ट करता है, साथ के साथ ये न्यूरो हार्मोन भी सिक्रीट करता है। देखो, जो डायंसेफिलोन है ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और वाटर बैलेंस को भी बनाए रखता है हमारी बॉडी के। ठीक है, अब देखो, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ डायंसेफिलोन। हाइपोथैलेमस इज द मेन सेंटर फॉर हंगर, थर्स्ट, स्वेटिंग, स्लीप, एंगर, लव एंड हेट। जो ये सभी चीज़ें हैं इनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। सेकेंड पार्ट है ब्रेन का मिड ब्रेन। ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, ऑप्टिक लोब्स एंड सेरिब्रल पेडंकल्स। ऑप्टिक लोब्स का फंक्शन होता है कि ये कंट्रोल करते हैं विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को। विजुअल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, मतलब जो ऑप्टिक लोब्स है ये हेड एंड आई की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं एंड हेल्प करते हैं आई की ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने में। और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस का मतलब ये है कि मान लो कोई साउंड आ रही है, ठीक है, उस साउंड को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब सोर्स ऑफ साउंड को डिटेक्ट करने के लिए जो ऑप्टिक लोब्स हैं ये हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ मिड ब्रेन इज सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। थर्ड पार्ट है ब्रेन का हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड पोनस। जो सेरिबेलम है इसका क्या काम होता है, देखो जो रैपिड मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे रनिंग, टाइपिंग, टॉकिंग, इन सभी को कंट्रोल करने का काम होता है सेरिबेलम का। सेकंड इज मेडुला ऑब्लिंगेटा। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये ब्लड वेसल के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, सलाइवा के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, साथ के साथ ये बहुत सारी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं लाइक कॉफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, यूरिनेटिंग, स्वलोइंग ऑफ फूड, इन सभी को भी मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है। थर्ड पार्ट इज
पोनस। जो पोनस है ये एक न्यूरल लिंक की तरह एक्ट करता है बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर्स भी बोलते हैं। देखो जो हार्मोन्स हैं ये एक तरह से केमिकल होते हैं लेकिन इन्हें बॉडी सिंथेसाइज करती है, ठीक है। जो हार्मोन है इनको सिक्रीट करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। फर्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करती है, थायरोक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन का काम होता है कि ये हमारी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसे BMR भी बोलते हैं इसको रेगुलेट करती है। सेकेंड इज थायरोकैल्सिटोनिन। जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये हमारी बोन्स में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट हो इसको कंट्रोल करती है। सेकंड ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड। ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन। देखो हमारी बॉडी में जब हार्ट बीट रेट इंक्रीज होता है तो वो इस हार्मोन की वजह से ही होता है। देखो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं लाइक इमोशनल सिचुएशन, स्ट्रेस, फियर, एंगर, इंजरी। जब ये सब कंडीशंस होती हैं ना तो इस कंडीशन में भी जो एड्रेनल ग्लैंड है ये एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करती है ताकि हमारी बॉडी इन सभी इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। थर्ड ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है जो कि सभी ऑर्गन की ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। फोर्थ ग्लैंड है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज सिक्रीट करती है इंसुलिन हार्मोन जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है। फिफ्थ है गोनेड्स। मेल में जो गोनेड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं टेस्टिस और फीमेल में जो गोनेड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ओवरीज। फर्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है ओवरीज। ओवरीज दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, साथ के साथ ये फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनको भी रेगुलेट करता है। सेकेंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। देखो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो यूट्रस में जो फीटस होता है उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट हो, इसमें जो हार्मोन हेल्प करता है वो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। देखो अभी हमने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो पहले दो क्वेश्चन है कि जब भी हम टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को टच करते हैं तो वो मुरझा जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि जब सीड जर्मिनेट करते हैं तो जो रूट है वो हमेशा नीचे सॉइल में ग्रो करती हैं एंड जो स्टेम है वो हमेशा एयर की तरफ ग्रो करती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये दो जो क्वेश्चन है इनका आंसर अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखो जो प्लांट है उसमें दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। पहली मूवमेंट वो होती है जो कि ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट होती है एंड सेकंड मूवमेंट वो होती है जो कि ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस मिलता है उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लांट की मूवमेंट होती है और इस तरह की मूवमेंट को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट 4 टाइप की होती है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट एंड थिग्मोट्रॉपिज्म मूवमेंट। फर्स्ट है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट पार्ट की ग्रोथ है वो लाइट रिस्पॉन्स की वजह से हो रही होती है, मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट आएगी उसी डायरेक्शन में प्लांट पार्ट की ग्रोथ होगी और इस तरह की मूवमेंट को बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फॉर एग्जांपल जो स्टेम है वो हमेशा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ही करती है, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट आती है उसी डायरेक्शन में जो स्टेम है उसकी ग्रोथ होगी। सेकंड है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें क्या होता है जो प्लांट पार्ट की ग्रोथ है वो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स से होती है, ठीक है। इस तरह की मूवमेंट जिसमें ग्रेविटी के रिस्पॉन्स से ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जो रूट्स हैं उनमें हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट देखी जाती है, मतलब जो रूट्स हैं वो हमेशा अर्थ की तरफ मतलब सॉइल में ग्रो करती हैं। थर्ड है हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। देखो हमें पता है कि जो रूट्स हैं वो सॉइल में ग्रो करती हैं। अगर प्लांट के पास कोई वाटर सोर्स है तो जो प्लांट की रूट हैं वो उस वाटर सोर्स की तरफ ग्रो करनी स्टार्ट कर देंगी, तो इस तरह की मूवमेंट को बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। फोर्थ है थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट। इसमें क्या होता है जो प्लांट पार्ट की ग्रोथ है वो टच के रिस्पॉन्स से होती है। फॉर एग्जाम्पल जो क्लाइंबर के टेंड्रिल्स हैं जैसे ही उन्हें कोई सपोर्ट मिलता है तो वो उसके अराउंड ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब तो इसमें सपोर्ट क्या है, जो सपोर्ट है वो एक टच का वर्क कर रहा है प्लांट के लिए, ठीक है। सेकंड है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो कि ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब ये स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती। इस तरह की मूवमेंट को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट।
फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम मिमोसा की लीव्स, जिसे टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, उसकी लीव को टच करते हैं तो जो लीव्स हैं वो मुरझा जाती हैं। अब देखो, लीव्स को जिस डायरेक्शन से टच किया गया है तो जो ड्रॉपिंग है वो उस डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, देखो एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है कि जब हम टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को टच करते हैं तो लीव्स की जो सेल हैं वो अपने में से वाटर निकाल देती हैं, जिसकी वजह से जो सेल हैं वो फ्लैसिड हो जाती हैं। ठीक है, और फ्लैसिड होने की वजह से लीव्स मुरझा जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन प्लांट सेल्स। यहाँ पे केमिकल की बात हो रही है। केमिकल से यहाँ पे मतलब है प्लांट हार्मोन से। जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो प्लांट के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, देखो जो प्लांट है बहुत सारे हार्मोन सिंथेसाइज करता है, जिसमें फर्स्ट है ऑक्सीन। ऑक्सीन सिंथेसाइज होता है शूट टिप पे और ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकेंड इज जिब्रेलिन हार्मोन। जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये प्लांट की स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। थर्ड इज साइटोकाइनिन, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एंड फोर्थ इज एब्सिसिक एसिड, इसे ABA भी बोलते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है और ये लीव्स में विल्टिंग भी कॉज करता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्लास 10th का साइंस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।